मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में राष्ट्रपति कार्टर का काल 1977 से 1980, राष्ट्रपति रीगन का काल 1981 से 88 और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का काल 1989 से 1992 तक अमेरिका की क्या विदेश नीति रही, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगली नीति है डियागो गार्सिया अड्डे का विस्तार। अमेरिका जहां भी उसे मौका मिला उसने अपने सैनिक अड्डे बनाए, अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध रहा। डियागो गार्सिया में अपनी सामरिक शक्ति को उसने बहुत ज़्यादा विकसित किया और इस पर पृथक से अलग से 5वां हिंद महासागर बेड़ा बनाकर लगभग 1,10,000 व्यक्तियों को स्थायी रूप से वो रखना चाहता था। तो इस सैनिक अड्डे का उसने यहाँ पर विस्तार किया। अगला आता है पाकिस्तान को सैनिक सहायता। एशिया में अमेरिकी हितों को बनाए रखने के लिए रीगन प्रशासन ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सहायता देना शुरू किया। वो उसे एक तरह से ईरान का दर्जा देना चाहता था, उसे एक क्षेत्रीय मित्र की तरह से उभारना चाहता था, जैसे इजराइल उसका मित्र था। इस कारण से अमेरिका पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने लगा, यूएनओ में उसे समर्थन देने लगा, आर्थिक और सैनिक सहायता देने लगा और अधिकतम घातक हथियार उसको देना शुरू कर दिया। जहां कार्टर प्रशासन ने पाकिस्तान को $40 करोड़ की सहायता दी, वहीं रीगन प्रशासन के 5 वर्षों में 82 से 87 में $3 अरब और 87 से 93 के 6 वर्षों में $4.5 अरब की सहायता का ऐलान किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान दिए, F-16C हॉट मिसाइल और पूर्व चेतावनी देने वाले एवॉक्स विमान आदि भी उसको दिए गए, ताकि वो एशिया में उसका एक मित्र राष्ट्र बना रहे, क्षेत्रीय स्तर पर अमेरिका का एक तरह से पिछलग्गू बना रहे। अगली जो नीति है उसकी वो है चीन के साथ मित्रता के संबंध में नीति। रीगन प्रशासन चीन के साथ मित्रता करना चाहता था। सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए ये उसकी एक नीति थी। क्योंकि चीन और सोवियत संघ के मध्य बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे थे, इसलिए अमेरिका और चीन के मध्य जून 81 में एक समझौता हुआ, जिसमें चीन के पश्चिमी सीकियांग के निकट अमेरिकी चीनी प्रक्षेपास्त्र चौकसी केंद्र स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था सोवियत संघ की गतिविधियों पर निगरानी रखना। इसके साथ साथ 6 मई 1982 को राष्ट्रपति रीगन ने उपराष्ट्रपति जॉर्ज बुश के माध्यम से चीन के 3 शीर्षस्थ नेताओं को पत्र लिखा और अमेरिका चीन के सहयोग को मजबूत बनाने की अपील भी की। इसके अतिरिक्त चीन को 12 परमाणु भट्टियां और संयंत्र देने पर सहमति दी। अगला आता है अमेरिकी आर्थिक सहायता का कार्यक्रम। विकासशील देश जो स्वतंत्र हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अल्प विकसित थे, उनको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रीगन के अनुदार दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा नाराज थे। 29 सितंबर 1981 को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में कहा कि बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता गरीब लोगों की खुशहाली नहीं देती। जब तक कोई राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था और वित्त व्यवस्था को नहीं सुधारता, तब तक निवेश की राशि चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये माना गया कि अमेरिका खुले रूप से निजी क्षेत्र के मार्फत विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। अगली नीति आती है गुटनिरपेक्ष देशों के प्रति नीति। गुटनिरपेक्ष देशों की जो नीति है उसमें सोवियत वाद की गंध आने लगी। 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के मंच से राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत पिछलग्गू सरकारों के इसमें घुस आने का आरोप लगाया और कहा कि ये एक छद्मवेशी गुटनिरपेक्ष आंदोलन है और इससे एक जो बात हुई वो ये थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं उनके माध्यम से अमेरिका की निंदा का मंच बन गया।
रोनाल्ड रीगन की अगली नीति जापान के प्रति है। जापान को वो बहुत महत्व देते थे। 1983 में रोनाल्ड रीगन ने जापान और दक्षिण कोरिया की सद्भावना यात्रा की। वो चाहते थे कि जापान पूरी तरह से उनके साथ रक्षा समझौते में शामिल हो जाए। हालांकि जापान और अमेरिका में बाद में सैन्य तकनीकी के आदान प्रदान पर सहमति भी बन गई और सोवियत संघ विरोधी नीति के अंतर्गत जापान ने चीन के साथ भी अपने संबंधों को सुधारा। इस तरह से इस पूरे इलाके में चीन, जापान और अमेरिका ने एक तरह से एक गुट अपना बना लिया। अगली नीति आती है आर्थिक मुद्दों पर अमेरिका और जापान में मतभेद हो गया और उसका कारण था कि जो तकनीकी उपकरण थे वो इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो चुके थे। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने जापानी कंप्यूटर, टेलीविज़न और उसके उपकरण पर 30 करोड़ रुपए के दंडात्मक कर लगाने की घोषणा की 1987 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा कदम था जापान के विरुद्ध। इसके बाद आता है दक्षिण कोरिया के प्रति उनकी नीति। पूरी तरह से दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सहायता देना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 38,000 सैनिक थे जिन्हें और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। दक्षिण पूर्वी एशिया में नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती की गई, सैनिक कैंप बनाए गए और गंभीरता से इस पर विचार किया जाने लगा। इसके साथ साथ अमेरिकी बजट में रक्षा जो बजट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, क्योंकि जैसा हमने शुरू में ही देखा था कि रोनाल्ड रीगन आक्रामक नीति में विश्वास करते थे। जहां पहले सॉल्ट वार्ताएं हुई थी उसके स्थान पर हथियारों की खरीद और सप्लाई तेजी से इस काल में बढ़ी थी। रोनाल्ड रीगन प्रशासन ने यूनेस्को छोड़ने का भी निर्णय कर लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने बहुत सी आर्थिक परेशानियां इससे खड़ी हो गई, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता अमेरिका ही देता है यूनेस्को को। अगली नीति निकारागुआ में सक्रिय विद्रोहियों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि घोषित कर दी। जो निकारागुआ सरकार के खिलाफ खड़े हुए विद्रोही थे, यानी जो सरकार के खिलाफ विद्रोही थे, उनको और ज़्यादा सहायता देने की घोषणा कर दी। और अगला है संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में अविश्वास। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष यासर अराफात को रीगन प्रशासन ने यूएनओ की महासभा में भाग लेने के लिए वीज़ा नहीं दिया और वीज़ा नहीं देने के कारण वो न्यूयॉर्क नहीं आ पाए। इसके लिए हालांकि अमेरिका की पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा निंदा हुई और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि वो अराफात को सुनने के लिए जिनेवा में महासभा का अधिवेशन आयोजित करेंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनेवा में अधिवेशन विस्तारित कर रीगन की हठ धर्मितापूर्ण विदेश नीति को एक तरह से समाप्त किया। तो ये थी रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति। अब आते हैं राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के काल पर। 1989 से 82 तक का काल अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का है। इस काल में हालांकि राष्ट्रपति रीगन की नीतियों का समर्थन किया गया, लेकिन फिर भी बुनियादी परिवर्तन किया गया और नई विदेश नीति की शुरुआत हुई। शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा एक तरह से इसमें की गई। नाटो को शक्तिशाली बनाया रीगन ने जहां, वहीं बुश ने नाटो को अवांछित करार दिया। रीगन ने जहां स्टार वॉर को महत्व दिया, वहीं सामरिक हथियारों की कटौती की एक तरफा घोषणा जॉर्ज बुश ने की। इस तरह से कुछ घटनाएं बहुत नहीं हुई, जिसमें पहला है शीत युद्ध का अंत हुआ। दोनों देशों में यानी सोवियत संघ और अमेरिका में आर्थिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए बहुत से समझौते हुए और शीत युद्ध एक तरह से समाप्ति की ओर बढ़ चला। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण को राष्ट्रपति बुश ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उनके प्रोत्साहन से 10 नवंबर 1990 को नाटो और वार्सा संधि दोनों देशों के उप शासनाध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया और इसके माध्यम से यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। परंपरागत शस्त्रों की अधिकतम संख्या प्रत्येक के लिए नियत कर दी गई ताकि कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन ना कर सके। खाड़ी युद्ध जो अभी तक एक मुद्दा बना हुआ था अमेरिकी विदेश नीति का, 1991 में जॉर्ज बुश
की विदेश नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रहा। सक्रिय विदेश नीति अपनाकर उन्होंने सबसे पहले सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव का सहयोग हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद से अपनी नीति के अनुकूल प्रस्ताव पारित करवाए, बहुराष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया और इस तरह से कुवैत को आज़ाद करा दिया। कुवैत की स्वतंत्रता का प्रश्न एक तरह से अमेरिका के लिए, राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुवैत का पेट्रोल अमेरिका और पश्चिमी देशों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। इस पूरी लड़ाई में इराक को परास्त करके अमेरिका ने पश्चिम एशिया की जो शक्ति का समीकरण था उसमें अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ये एक तरह से राष्ट्रपति बुश की कूटनीति का कमाल था। ये खाड़ी युद्ध के दिनों में अरब राज्यों को विभाजित कर दिया, इजराइल को युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और इराक को एक तरह से समाप्त कर दिया। अगला है पूर्वी यूरोप के देशों का उन्होंने समर्थन किया। पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र आया था, इस समय उदारवाद आया था। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जुलाई 1989 में पोलैंड और हंगरी की यात्रा की और लोकतांत्रिक सुधारों का समर्थन किया और पोलैंड और हंगरी को आर्थिक सहायताएं देना स्वीकार कर लिया। चीन से मैत्री संबंधों को पुख्ता किया। चीन यात्रा की उन्होंने 1989 में और ये एक तरह से विश्वास दिलाया कि कोई भी ऐसा निर्णय अमेरिका की तरफ से नहीं लिया जाएगा जो चीन के हितों के विरुद्ध हो। इस तरह से अमेरिका एक चीन की नीति पर कायम रहेगा। इजराइल पर अमेरिकी दबाव बनाया गया और अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये कहा कि पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति के लिए इजराइल को अधिकृत अरब क्षेत्र खाली कर देना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अगली आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, इसमें बदली। जनवरी 1992 में संपन्न सुरक्षा परिषद की विशेष शिखर बैठक में राष्ट्रपति बुश ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के समय को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भूमिका बढ़ाने के लिए भी कहा। जॉर्ज बुश के काल में ही रूस के साथ सहयोग किया गया। एक घोषणा पत्र पर 1992 कैंप डेविड में हस्ताक्षर किए गए कि दोनों क्षमतावान देश शत्रु नहीं हैं, विश्वसनीय मित्र हैं। जो शीत युद्ध से बचे हुए अस्त्रों के भंडार हैं उन्हें वो समाप्त करेंगे, लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे, कानून के शासन को मान्यता देंगे और मानवाधिकार को बढ़ाएंगे। रूस को आर्थिक सहायता दी गई। इसमें व्यापक समझौते के अंतर्गत परमाणु हथियारों की संख्या 2/3 कम करना भी तय किया गया। 1992 में दोनों राष्ट्रपतियों ने मिलकर के येल्त्सिन से शिखर वार्ता की। बोरिस येल्त्सिन और राष्ट्रपति बुश ने 39 समझौतों पर यहाँ हस्ताक्षर हुए और इस तरह से अब अमेरिका एक तरह से कुल मिलाकर के विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गया, क्योंकि 1992 में सोवियत संघ का अवसान हो गया। एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में अब उसका विरोध करने के लिए कोई भी नहीं बचा था। एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी करने की बात आने लगी। तो इस तरह से राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के काल में शीत युद्ध का अंत हुआ, अमेरिका की खाड़ी में विजय हुई, पश्चिम एशिया में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया और पूरे विश्व में अमेरिका एक महान शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। सद्दाम हुसैन पर भी शानदार विजय प्राप्त हुई इराक में। सोवियत संघ क्योंकि इस समय खत्म हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या हम कहें शक्ति का जो पलड़ा था वो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ में आ गया था। तो अमेरिका की विदेश नीति का इस दौर में काफ़ी विकास हुआ। धन्यवाद।